वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज के लिए इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो हमारा अपना नजरिया है सियासी, उनका अपना नजरिया है। देखिए, आपने हालिया दिनों में मुस्लिम लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी आपने चंद तकरीरें सुनी। मैं पहले दिन से इस व्यू पे था, आपने मेरा ट्वीट भी देखा था कि इनको तकरीर करने की इजाजत ना दी जाए। यकीन कीजिए, मुझे कोई खदशा उनसे सियासी नहीं था, सियासी तौर पे हमें उनसे कोई मसला नहीं है। मुझे खदशा उनसे था कि वो जहां बैठकर जो बात करेंगे उससे जो पाकिस्तान को ज़र्ब लगेगी, हमें 8 या 10 दिन या 15 दिन में यह नजर नहीं आएगा। आज से महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद इंटरनेशनल मीडिया उसे कैसे इस्तेमाल करेगा, इससे हमें पता चलेगा कि आज जो उन्होंने बातें की हैं उनका नुकसान क्या हो गया है। क्या हम में से किसको यह डाउट है, किसी को इस कमरे में बैठे हुए या पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, यार ये दरवाजा बंद रहने दे, आप ना खोलें, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में किसी को कोई डाउट है कि इंडिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान की फौज पे हमला करके 5th जनरेशन वॉर के थ्रू पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, और जब उनको पता है कि पाकिस्तान की फौज कमजोर होगी तो पाकिस्तान कमजोर होगा। आपने ये अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये देख रखा है और सोशल मीडिया पे भी कि रिसेंटली चंद महीने पहले इंडिया के एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक्सपर्ट ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो वहां पर उनकी फौज के खिलाफ बगावत करा दो, फौज को डिस्क्रेडिट करो, पाकिस्तान टूट जाएगा। यह बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हमारा मुल्क जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है, जो हमारा ज्योग्राफिया है, जिस तरह का हमारा अजली दुश्मन इंडिया 1947 से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान को तोड़े बगैर उसे चैन नहीं आ रहा। 1971 में वो एक दफा हमें नुकसान पहुंचा चुका और उसका कन्फेशन ढाका के अंदर मोदी जो है वो कर चुके कि 1971 में इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान को 2 लाख किया। और अभी उनके डिफेंस स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो पाकिस्तान की फौज को कंट्रोवर्शियल करो, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी फौज की वजह से हम महफूज हैं। हमारे मुल्क के खिलाफ दिन रात साजिशें की जाती हैं, कभी वो कराची के अंदर बुनता है, कभी शिया सुन्नी फसादात कराने के लिए। अभी रिसेंटली हमारी जो बहादुर और समझदार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने रिसेंटली एक नेटवर्क क्रैकडाउन किया है जो शिया उल्मा और सुन्नी उल्मा की हलाकत करा के मुल्क में शिया सुन्नी फसादात इंडिया बर्पा करवाना चाहता था। यह किसको शक नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की फौज के ऊपर अटैक करना चाहता है, सरहदों पर भी और 5th जनरेशन वॉर के थ्रू यहां भी। यह है वो सवाल जो मैं आपके साथ आज लेके चलूंगा। अब मेरा अगला सवाल है कि हमें माजी देखना है। मियां मफरूर जो नवाज शरीफ साहब है, जिन्हें अदालतों ने इश्तिहारी, जिन्हें अदालतों ने एक एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रखा है, और जिनके भाई ने, ये आपके सामने में रखता हूं, एक एफिडेविट दिया था, जिनके भाई एक एफिडेविट दे के यहां से निकले थे कि 4 हफ्ते में उनका इलाज हो जाएगा। ये वो एफिडेविट है। ये जो पंजाब स्पीड है, जिनकी स्पीड फेडरल में जाके ठुस हो गई, जिनसे एक तकरीर भी मुनासिब नहीं होती, जिनकी भतीजी ने, उनकी बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोग मरियम सफदर साहबा पे गिला करते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि शहबाज शरीफ हमेशा से ही वॉज अ पैथेटिक पर्सन इन एनी वे। लेकिन पंजाब के अवाम को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डीजीपीआर को कैसे इस्तेमाल किया जाता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल किया जाता था उसकी इमेज बिल्डिंग करने के लिए। तो वो एक बिल्कुल पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेटर था। और जैसे ही फेडरल में गया तो आपके सामने, अगर हम असेंबली में हमारे 2 एमएनए शोर शुरू कर दें तो हमें पहले से पता है कि शहबाज शरीफ से तकरीर नहीं होती। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। जिस दिन उनको
पूरा इंप्रेशन था, जो वहां झाग की तरह बैठ गया और मरियम सफदर को वक्त मिल गया, उन्होंने एक आहनी हाथ से उन्हें साइड पे रिमूव किया। तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। मरियम सफदर साहबा के करीब तरीन इंफॉर्मेशन की 2 खवातीन जब अदालत में उन्होंने अपनी जमानत वापस ली, ये जो प्रोपेगेंडा और झूठ शरीफ फैमिली ने हमेशा की तरह किया कि जी उनकी जमानत हुकूमत ने खारिज करवा दी, उनको जेल में दे दिया क्योंकि वो एपीसी में गए थे। कोर्ट का फैसला पढ़ें, उन्होंने अपनी जमानत की दरखास्त वापस ली। 2 दफा लिखा हुआ है, उन्होंने जमानत की दरखास्त वापस ली और जिस पर उनकी जमानत कैंसिल हो गई। अब आप सोच रहे होंगे वापस क्यों ली? वापस इसलिए नहीं ली कि इसका कोई पॉलिटिकल फायदा होगा, क्योंकि ये मक्कार हैं। आप कोई और ग्राउंड बना के लाहौर हाई कोर्ट से ही दोबारा जमानत अप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि इन्हें शायद लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद इन्हें रिलीफ ना मिले, जो इन्हें शायद लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट से इन्हें मिले। लेकिन मेरे ख्याल में फैसला तो हर जगह मेरिट पर होना है, आप जहां से भी करें। लेकिन बहरहाल वापस आता हूं मैं मुद्दे पे कि आज इनकी ये जो साजिशी जमात बन गई है, जिसमें इनके बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने माल पानी छोटा मोटा खाया है, छोटी मोटी चोरी की है, लेकिन वो मुल्क दुश्मन नहीं है। वो अपनी फौज के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, अपने वो छोटी मोटी उनको को फाइन हो जाएगा, कोई 2 साल की सजा हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। कुछ ऐसे भी है जिन्होंने नहीं खाया, लेकिन वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां, अपनी अफवाज के खिलाफ बयानियां का हिस्सा वो नहीं बनना चाहते। उनके लिए बड़ा मसला है कि हम अपनी पार्टी को, अपने वोटर को किस तरीके से डिफेंड करें। ज्यादा मसले में नवाज शरीफ साहब ने उनको डाल दिया है। उसके साथ साथ हमने यह भी देखना है कि नवाज शरीफ ऐसा करते क्यों हैं। सवाल यह है कि नवाज शरीफ का फौज से मसला ही क्यों बनता है हमेशा। आप देख लीजिए, पहले 1993 में भी इनका फौज से मसला बना, उसके बाद उससे पहले गुलाम इसाक खान साहब से मसला बना, फिर फौज से बना, फिर 99 में परवेज मुशर्रफ साहब से बना, फिर राहील शरीफ साहब से बना, अब इनको बाजवा साहब से भी मसला है। तो फौज के साथ इनका मसला यह है कि ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल। किस लिए? ताकि मैं करप्शन करूं और को पकड़ ना सके। ब्यूरोक्रेसी को तो फ्लैट कर लिया, अपने बंदे नीचे से पौधे लगा के ऊपर तक ले आए। पिछले टाइम में इन्होंने बहुत सारा अपना काम जुडिशरी पे भी किया, वहां पर भी इन्होंने वकला और बहुत सारा अपना असर रसूख बनाया। उसके साथ साथ तमाम नैब के अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों तो हैंडपिक लोग लगाए वहां पर भी, आज भी इनके लगे हुए लोग हैं वहां पर बहुत सारे। एक इदारा है जो जब ये चोरी करते हैं या मुल्क दुश्मनी करते हैं तो वो सामने बैठ के सवाल पूछता है। वो जो आपका टोबा टेक सिंह का, चागी का, कामोकी का, साहिवाल का, कई शिकारपुर का, बन्नू का, कश्मीर का, किसी आम मिडिल क्लास का लड़का होता है जो कमीशन लेता है और फिर बैजेस लगा के अपने कंधों पे जनरल बन के सामने बैठा होता है। वो आपसे सवाल पूछता है कि आप धंधा करें, कारोबार करें, लेकिन आप ये पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ किस तरह का कारोबार कर रहे हैं। जब यह सवाल होता है तो फिर तकलीफ होती है फौज के साथ। तो फिर आपका रेस्क्यू कहां होता है? बुनियादी तौर पर तो आप ये जो उनसे रिलेशनशिप बनाते हैं, ये पाकिस्तान दुश्मनी में ये शुरू नहीं करते। मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान दुश्मन नहीं कह रहा, ये एक मक्कार बिजनेसमैन है जो चंद टकों के लिए ऐसे राह पे चल पड़ता है कि इवेंचुअली ही गेट ड्रिवन इनटू इट एंड ही रीच्ड इन एनिमीज लैंड, और फिर ये उनका पुर्जा बन के काम करना शुरू कर देते हैं। जब फौज इनसे सवाल करती है तो जवाब देने की बजाय फौज को ये फिर देखते हैं कि बैरूनी आका हमें कैसे बचा सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट में चंद बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट जो है इंटरनेशनल, वहां पर चंद नारे बड़े मशहूर हैं, विमेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फाइट फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। असल में भले आप विमेन राइट्स की जगह पर औरतों के, हामला औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मारें, लेकिन नारा विमेन राइट्स का लगाएं बाहर जाके। आप बेशक हर सहाफी को उठा के उनको कुट चढ़ाएं जब आपकी हुकूमत हो, वो भले नजम सेठी हो, भले और सहाफी हो जो आज इनके करीब हैं,
भले जियो ग्रुप हो जिसको आप बंद करें, तमाम उनके ऊपर उनके अखबारात के पेपर बंद कर दें, उनके टेलीविजन बंद कर दें, लेकिन जब आप अपोजिशन में आए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच करें। तो ये आप आर्मी के खिलाफ ये काम करते क्यों हैं? मैं आपको चंद शाखसाने दिखाता हूं जिससे आपको नजर आएगा कि ये मामला होता है। सवाल कर रहे हैं, प्रेस को बंद किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने दे, आपकी बारी है, आपकी बारी आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने दे, आपकी बारी आएगी। मैं जियो को क्लोजली डील करता हूं, ना छेड़े मुझे। अच्छा, फिर आपने कहना आपने ज्यादती कर दी। अभी मुझे पूरी कर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने तो भाई को पहले कहा था कि आज आए हैं आप, मुझे एजेंडा नजर आ रहा है, लेकिन आप एजेंडे की इतनी तेजी तो ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेने। आप भाई हैं, जिक्र मैंने और भी बड़े करने हैं, वो भी आपको बुरे लग रहे हैं, लेकिन सुन ले, ये जो जिक्र अगला करने लगा हूं ये भी आपको बुरा लगना, सुन ले मेरे भाई, सारे मौजूद लोग। अच्छा आप भाई है, सुन ले। अच्छा जी, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि जिंदाल साहब एक बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान बहुत दफा आए और आकर बगैर वीजे के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मरी में जाकर मिले। हम सियासत में नॉर्मली बिजनेसमैनों को इन्वॉल्व नहीं करते। आज मैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहता हूं। आज मैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन से यह पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कभी कोई इंडिया जाकर बगैर वीजे के इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिला है? क्या आप में से कभी कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है इस तरीके से कि आप उतरे और आपको सीधा उनके जो कोई भी हिल या किसी भी स्टेशन पे वो छुट्टियां मना रहे हो? क्या पाकिस्तान का एक बिजनेसमैन मुझे ये बता सकता है कि इन 73 सालों में उसको ये एक्सेस मिली है इंडिया में? ये वो तस्वीर है जो हमारा मुंह चढ़ाती है। नवाज शरीफ साहब ने जब कश्मीर में हुर्रियत के लीडरों से मिलने से इनकार किया और इस टब्बर से मिला, ये कौन सा टब्बर है ये मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये सिर्फ बिजनेसमैन हो तो आप तब भी हजम कर लें। अगर ये टब्बर सिर्फ बिजनेसमैन हो तो मैं फिर भी इस बात को डाइजेस्ट कर लूं, लेकिन ये टब्बर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लिए किस तरह से काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। यह है सज्जन जिंदाल का ट्वीट। जैसे ही आपके सामने पठानकोट का जो वाकया हुआ, उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान को 2 हिस्सों में नैरेटिव वाइज तकसीम किया। उसने कहा जब पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिकल लोग इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी एजेंसीज मीन पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आईएसआई हमले करवा देती है ताकि इकट्ठे ना हो सकें। वही नैरेटिव जो नवाज शरीफ बार बार कहता है, वही बात जो नवाज शरीफ बार बार कहता है कि हमारी फौज हमें हुकूमत नहीं करने देती, हमें फैसले नहीं करने देती। ये वो लाइन है जो नवाज शरीफ के आका लिखते हैं, ये बोलता है। आज नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, आप पिछले 5 साल इंडिया के चैनल्स की हेडलाइंस देख लें, वो वही बातें थी पहले जो उनके न्यूज डायरेक्टर, उनके एडिटर लिखते थे और वो बोलते थे। आज वो नवाज शरीफ के मुंह से, उनके न्यूज कास्टर के मुंह से निकल रही हैं। आज वो बातें उनके रिप्रेजेंटेटिव के मुंह से निकल रही हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूं। कुलभूषण यादव किसको याद नहीं है? जनरल एहसन सलीम बाजवा क्यों दुखते हैं नवाज शरीफ को? इसलिए दुखते हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा, आई एम सॉरी, क्यों दुखते हैं नवाज शरीफ को? इसलिए दुखते हैं कि जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो पूरा दिन वो अकेले एफर्ट करते रहे थे कि ये इनकी पार्टी में से कोई पीआईडी में बैठ के बोल दे कि हमने कुलभूषण पकड़ लिया है। परवेज रशीद साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। अगर आर्मी अकेली करती तो इंटरनेशनली फिर नैरेटिव ये जाता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही। इसलिए आपको तकलीफ है आसिम सलीम बाजवा से, और कोई वजह नहीं है। और फिर आपको भी पता है, मैं ज्यादा बातें टेलीविजन पे नहीं करूंगा, आपको भी पता है कि क्या हुआ था और किस वजह से फिर परवेज रशीद को आना पड़ा था और बोलना पड़ा था, और मुझे भी पता है। लेकिन जब आप इस तरह की मुल्क दुश्मनी करेंगे
कि कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा और ये प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस ये छापेगी कि आपके साथ जंदाल की मीटिंग, कुलभूषण के ऊपर खुफिया बातें हुई हैं, तो जवाब तो कौम को देना पड़ेगा। ये स्टोरीज जब छपेंगी दुनिया में और आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जब बरखा दत्त अपनी किताब में लिखेगी कि किस तरीके से काठमांडू नेपाल में आपने मोदी के साथ एक होटल के कमरे में अंदर वाला दरवाजा जो लिंक्ड डोर होता है उसके थ्रू जानबूझ के 2 कमरे 2 नामों पे बुक करवाए गए। एक में मोदी पहुंचा, दूसरे में आप पहुंचे, दरमियान वाले दरवाजे में से गुजर के आपकी मुलाकात हुई। वजह क्या थी? आप उनको ये प्रिटेंड कर रहे थे मेरी आर्मी इंडिया के साथ पीस नहीं चाहती, सैबोटाज कर देगी, मैं आर्मी से डर के अकेला आपसे मिल रहा हूं ताकि मैं पीस कायम कर सकूं इंडिया और आपके दरमियान में। आगे चलते हैं, यहां बात खत्म नहीं हुई, कुलभूषण का जिक्र चल रहा है। ये हमारी एक बेटी, जैसे आप सब पाकिस्तान के बेटे और बेटियां बैठे, ये भी एक बेटी है, तस्नीम असलम साहबा हाईएस्ट फोरम तक गई अपने फॉरेन ऑफिस में, स्पोक्स पर्सन रही। हमारी पार्टी ने उन्हें अब्लाइज नहीं किया, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। हमारी हुकूमत में उन्हें कोई डेपुटेशन या आफ्टर रिटायरमेंट किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। वो कौम की एक बेटी जो रिटायर होकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। ये थप्पड़ था जो एक कौम की बेटी ने इनके मुंह पे मारा था। इनकी वो गद्दारी जो चंद टकों के लिए टब्बर करता है, ये वो बयान दिया था कि नवाज शरीफ ने क्लियरली मना किया था हमें। ये उन्होंने बयान दिया था, किसी किस्म का भारत के खिलाफ बयान देने से मना किया था। उसके बाद जो उस वक्त के हमारे एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने भी ये बहुत दफा बयान दिए कि नवाज शरीफ ने मना किया था। और भाई हम तो झूठ बोलते हैं, ये ब्यूरोक्रेट क्यों झूठ बोलेंगे? ये किसी के एजेंडे पे आपके खिलाफ है? ये ब्यूरोक्रेट आपकी करतूतें क्यों बताते हैं? ये ब्यूरोक्रेट क्यों बताते हैं कि आप इनको किस तरीके से हरास करके इंडिया के खिलाफ बयान देने या इंडिया के खिलाफ स्टांस लेने से रोकते थे? ये आपकी आजकल की जाली मादरे मिल्लत, जो एक मुजरमा है मरियम सफदर साहबा, जो चीख चीख के बोलती हैं, ये साड़ियों के तोहफे यही रिसीव करती थी इसी मोदी से, जिसने ढाका में जाके कहा कि हां हमने पाकिस्तान को 2 लाख किया। ये वही मोदी जिसने जीना हराम कर दिया मुसलमानों का इंडिया के अंदर। ये वही मोदी जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया गुजरात में। आपको कई दफा डिप्लोमेसी में कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, मैं अग्री करता हूं, लेकिन आप उनको अपने माथे का झूमर नहीं बनाते। अगर कोई मजबूरी के कंगन पहनने पड़ते हैं तो उन्हें यहां नहीं सजाते, उन पर शर्म करते हैं। लेकिन आपके टब्बर को तो टके चाहिए थे, आपका शर्म से क्या लेना देना? यह है मोदी साहब का ट्वीट कि आई एम पर्सनली टच्ड बाय नवाज शरीफ साहब्स जेस्चर ऑफ वेलकमिंग मी एट लाहौर एयरपोर्ट एंड कमिंग टू द एयरपोर्ट व्हेन आई लेफ्ट। क्या करना चाहता था मोदी? मोदी दुनिया को दिखाना चाहता था मैं पाकिस्तान से मिलना चाहता हूं, पाकिस्तान मुझसे इंगेज नहीं होना चाहता। हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान का नवाज शरीफ भी मिलना चाहता है। वो तो मुझे बगैर वीजे बुला लेता है, मुझे एयरपोर्ट पे भी रिसीव करने आता है। नवाज शरीफ साहब क्या बताएंगे, जब मोदी आया था तो आपको एक जगह से फोन जाता रहा पूछने के लिए कि कितने बजे पहुंचना है, और आपने जवाब नहीं दिया। क्या आपको पता है इस बात का कि आप कौम को जवाब देंगे कि आपने अपने दिफाई इदारों के किसी ऑफिसर को एक्सेस नहीं दी उन मीटिंग्स में? क्या यह प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है? क्या पेंटागन में ऐसे होता है? क्या दुनिया पूरी में ऐसे होता है कि जो दफा से रिलेटेड, मैं आपको सीधी सी बात कहता हूं, आप में से कोई शख्स इंटरव्यू लेने जाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसमें मैं इन्वॉल्व ना हूं या शिबली भाई इन्वॉल्व ना हो, मेरे सीनियर हैं, तो हमें बुरा लगता है कि हमारी बीट, आपकी बीट की खबर मैं दे दूं, आप शोर मचा देते हैं कि गिल साहब ये हमारी बीट है, आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं? आप दिफाई अदारों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं मोदी को मिलते हुए? अपने घर में आप घंटों की 1-on-1 टॉक कर रहे हैं ना, उससे पहले आप दिफाई अदारों को, जो हमारी सालमियत के जिम्मेदार हैं, जिनके 22-22, 21-21 साल के बच्चे, जिनको भी माओ ने आंखें भर के नहीं देखा, वो रोज जाकर सरहदों पे शहीद हो रहे हैं। वो इसलिए शहीद हो रहे हैं कि आप टके कमाएं जंदाल से।
ये है वो पग। शायद आप में से कुछ लोग देहात के ना हो, शायद आप लोग कुछ देहात के ना हो तो उन्हें ना पता हो पग क्या होती है। नवाज शरीफ अमृतसर से, इसे पता है पग क्या होती है। पग आप अपने सर पे अपनी बेटी की शादी पे उसकी पहनते हैं जो सबसे गैरतमंद और आपके साथ कटने मरने को तैयार होता है, जिसकी आपकी और जिसकी इज्जत सांझी होती है। वो चौधरी आपको पग भेजता है तो आप उसकी पग पहनते हैं। ये चौधरियों का खासा, और नवाज शरीफ ने यह पैगाम भेजा था। ये मोदी दी भेजी हुई पग जो ये गद्दार पाएगा सिर ते यह पैगाम देगा कि मेरी तेरी इज्जत वंडी हुई है, मैं तेरी इज्जत ली मरांगा तो तू मेरी इज्जत ली मरेगा। आज आप हमें बताते हैं कि हमारे दिफाई इदारे ठीक नहीं है, और पैगाम आप ये लाल रंग की पगें पहन के ये देते थे। मैं इंडिया गया था, मुझे आज तक याद है, मेरे साथ एक 62 साल के प्रोफेसर थे। वो आगरा जाना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद वो दोबारा इंडिया ना आ सके अपनी जिंदगी में। और आगरा हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाया हुआ है, हमारे मुसलमान हुक्मरान ने बनाया था, इन्होंने प्यो दी जागीर नहीं है। सो देखना हमारा हक था, लेकिन हम नहीं जा सके थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ दिल्ली का वीजा था। तब मैं एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर से तो किसी को डर नहीं था, मैंने कोई सियासत नहीं करनी थी, कुछ और नहीं कर। हम 4 प्रोफेसर थे, नहीं जाने दिया। ए तुहाडा मामा लगदा सी जिन्हों मरी लैके गए सो, और उस तो बाद ट्वीट कर दी सी तुहाडी मरियम बीबी कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप है। वो बीबी 10 की पर्सनल रिलेशनशिप ने तेरे नाल, सिर्फ धंधा है आप लोगों का, टके कमाते हैं आप लोग। ये तारुल कादरी साहब ने अपनी एक स्पीच में पूरा आपका कच्चा चिट्ठा खोला था। क्या आपने उन्हें किसी अदालत में लेके गए? आपने डिनाई किया किसी इल्जाम का? ये है जंदाल साहब जो अपना बूथा निकाल के आपके कॉरिडोर में तस्वीरें पेश कर रहे हैं आपके घर में। आपको बर्थडे विश करने का उन्हें एक्सेस है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन को एक्सेस है बर्थडे विश करने का आपको, मोदी को? क्या मोदी किसी से मिलता है, किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन से? तो जनाबे वाला, बात सिंपल मेरी एक है, जवाब आपको देने पड़ने हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं तो फौज के ऊपर अपना गंद मत फेंकें, हमारे दिफाई इदारों पर अपना गंद मत फेंकें। इस कमरे में बैठा हर शख्स भी यह जानता है कि हमारी फौज हमारे अमन की जमानत है। हम रात को सोते, होगी कोई कोताहियां हुई हैं हमसे, बिल्कुल जमहूरी दौर में कोताहियां हुई हैं। मैं खुद जमहूरियत के अंदर आज हूं, मुझे पता है हमारी, अगर आज कोई फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का, वो हमारा है। अगर कोई सक्सेस है वो हमारी है। हमारी फौज हमें कहीं काम करने से नहीं रोकती। अगर हमारी कोई कोताही है तो आपकी तरह अपनी फौज पे नहीं डालेंगे कल को। अगर आज हम अवाम को किसी चीज पे कम डिलीवर कर सके हैं तो हमारी कोताही है, हमारी फौज की वजह से नहीं हम डिलीवर कम कर सके। तो अगर ये फौज इमरान खान के साथ मिलके पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर सकती है, जिस तरह कोरोना को एनसीओसी में असद उमर की सरबराही में वो जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, दिन रात प्राइम मिनिस्टर ने एक एक मिनट का अपडेट लिया, हमारी फौज शाना बिशाना खड़ी हुई। इस फौज की कोऑर्डिनेशन के साथ हमने दुनिया में अल्लाह के हुक्म के साथ, वो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, वो मिसाल कायम की कि कहीं नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों में मस्जिदें बंद हुई। अल्लाह के फजल से सीना ठोक के फख्र से कहता हूं, ये मेरी कौम और अल्लाह की रहमत है कि हमारे यहां 1 घंटे के लिए मस्जिदें बंद नहीं हुई। तो ये क्या फौज की वजह से नहीं हुआ? टिड्डी दिल आता है, हमारी फौज हमारे साथ मिलके जितना खतरा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे 25% भी नुकसान नहीं होता। स्प्रे तक कर रहे हैं हमारे जवान। सैलाब आता है, आपको फौज याद आती है। जब आपने लंबे बूट पहन के जाके वहां तस्वीरें खिंचवानी होती हैं सिंध या चनाब या झेलम के सैलाब पे, तो कौन होता है वहां पर कश्तियों पे लोगों को निकालने वाला? वो जिन कश्तियों में जाके बैठते हैं वो किसकी होती हैं कश्तियां? आपने अब लिया एनडीएमए के थ्रू, आपको चंद कश्तियां आई चंद साल पहले, उससे पहले किसकी कश्तियों में बैठ के आप तस्वीरें खिंचवाते थे? बात बड़ी सिंपल है, आप एक गंदे इंसान हैं, आप शुरू से झूठ बोलते हैं। आपने झूठ बोला कि मैं जद्दा गया, मैंने एग्रीमेंट नहीं किया, बाद में एग्रीमेंट निकला। आपने कहा 5 साल का किया, प्रिंस हरेरी आए उन्होंने दिखाया 10 साल का किया। आपने
जो अपोजिशन का इत्तेहाद बना जिसमें इमरान खान भी थे, वादा किया इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अकेले जाके इलेक्शन लड़ लिया क्योंकि आपको बाहर से एक फोन आ गया था। आप सबकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों को आती है, आप लोगों को असल में एक काम करना चाहिए था। यकीन कीजिए इससे पैसा भी ज्यादा कमा लेते। आपको एक्टिंग करनी चाहिए थी, आप इससे पैसा ज्यादा कमाते। मैं आप सबके सामने एक बात कन्फेस करता हूं और खुदा की कसम ये स्टेटमेंट देने के लिए नहीं कर रहा। 2008 में जब नवाज शरीफ ने आके झूठ बोला था, मुझे भी लगा था ये सच बोल रहा है। ये हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपके सामने कह रहा हूं, मुझे भी लगा था ये सच बोल रहा है, अब ये मोमिन हो गया, अब ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन वही करतूतें सारी की। आज जो नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का चैंपियन बनना याद आ गया है, ये तब भी याद आया था। ये जब फंसता है तब डेमोक्रेसी का चैंपियन बनता है, जब फंसता है अपने अदारों के ऊपर हमला करता है, जब फंसता है इसको लगता है कि अब मैंने अपने अदारों पे हमला करना है। चंद चीजें आपके सामने और रख लूं क्विकली, लंबी हो रही है बात। जनरल जहांगीर करामत साहब के साथ किससे ये कहते हैं कि मैंने एटॉमिक धमाके किए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऑन रिकॉर्ड हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं रिपीट नहीं करूंगा। जावेद चौधरी के साथ उनका इंटरव्यू सुन लीजिए कि कितनी मुश्किल से इनसे धमाके करवाए थे। धमाके करने के चंद दिन बाद जनरल जहांगीर करामत से इन्होंने रिजाइन ले लिया। अक्टूबर 1999 में इंदर कुमार गुजराल ने बताया कि इन्होंने उन्हें कौन सी लिस्टें दी। 1999 में 2 इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तानी हदूद में हमारे नेवी के 16 जवानों को शहीद किया। ये मम रहा, शश रहा, चुप रहा, नहीं बोला। ये 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ अच्छे थे, बुरे थे, मुशर्रफ साहब थे, मसले थे, क्या थे, ठीक कर रहे थे, गलत कर रहे थे, हमारा मर्द या औरत, हमारा पाकिस्तानी अच्छा होगा बुरा होगा, सजाए मौत भी देनी होगी, अपनी सरजमीन पे देंगे, कोई जुर्म भी होगा अपनी सरजमीन पे। ये उनको बताते हैं कि नवाब शाह जहाज ना उतारे, इंडिया से रिफ्यूलिंग कर लें। पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ को वहां पे बेचते हैं। और बुज़दिल आप इतने हो कि यहां पे करो ना उन्हें। अगर आपने सैक करना है, रिमूव करना है, यहां करो। वोट किस लिए लिया था? आज तो बड़े लीडर बनते हैं आप, और आप ये कहते हैं कि मेरे से रिजाइन मांगा गया था। देखिए, आपको जब जब गुस्सा आता है, डॉन लीक्स पे आपको गुस्सा आया, आपने परवेज रशीद को फारिग कर दिया। फिर आपको गुस्सा आया, आपने किसी और को फारिग कर दिया। हुकूमत में आपको गुस्सा आता है, अपने लोगों को फारिग करते हैं। अपोजिशन में गुस्सा आता है तो आप पब्लिक को कहते हैं कि फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप मुझे ये बताइए, अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते? खुद क्यों नहीं आप तशरीफ लाते? बहरहाल ये लंबी, इनकी करतूतें लंबी हैं। अब वक्त ज्यादा हो जाना है, इसलिए मैं इतनी लंबी बातों में नहीं जाता। आखिरी बात सिर्फ मैं ये करूंगा कि आप भले जंदाल को मरी लेके गए, आपकी तस्वीरें मैंने दिखाई, आपका इंडिया से क्या रिलेशनशिप है, रखें। आपने टके कमाने थे, बिल्कुल रखिए। आप सऊदी अरब में भी जरूर बताइए कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू हुई थी, उसका भी जवाब दें। जब आपने इजराइल के साथ को बिजनेस डील की थी, वहां वो क्या कार्रवाई थी आपकी फैमिली के खिलाफ? आपने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।